Assalamu alaikum. So our next topic is centralization. Centralization is when the administrative tasks of office are carried out at same place, or most of the administrative tasks are performed at a head office. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि आपके पास जो ऑफिस टास्क हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, वो वेरियस लोकेशन पे परफॉर्म किए जाते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन administrative functions are carried out at head office as much as possible. जितने मुमकिन है administrative functions head office में किए जाते हैं. In these cases administrative functions are said to be centralized, while decentralization is said to be where administrative tasks are carried out at various locations, various separate location. The administrative function is said to be decentralized. अब हम एक क्विक व्यू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन का. फर्स्ट है कंसिस्टेंसी. वो ये कि आपके पास सेम अकाउंटिंग कोड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं और एवरीवन यूजेस द सेम डाटा एंड इंफॉर्मेशन. सेकंड, इजी कोऑर्डिनेशन. डिसीजंस आर मेड एट वन पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट करना आसान है. बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेशन. बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, सीनियर मैनेजर बेटर कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशंस को. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. Senior managers in an organization can take a wider view of the problems and the consequences. So decisions are made with the prospect of organization as a whole. पूरी organization को देखते हुए decision लिए जाते हैं, not just one local office. Resources better allocate किए जा सकते हैं between different department and functions. High quality decision लिए जा सकते हैं क्योंकि head office में it is possible कि आप एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड पर्सन को भी हायर कर सकते हैं एज कंपेयर टू लोकल ऑफिस. क्विक डिसीजंस आर पॉसिबल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, मतलब आप लार्ज क्वांटिटी में अगर परचेज करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको वो चीज़ें बल्क में ख़रीदने की वजह से सस्ती पड़ती हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट. मोर एक्सपर्ट स्टाफ आर लाइकली टू बी हायर्ड. स्टैंडर्डाइजेशन है पॉसिबल है ऑफ पॉलिसी, सिस्टम, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन. स्पेशलिस्ट स्टाफ कैन बी यूज्ड. डुप्लीकेशन अवॉइडेड, तो इस तरह आपके पास कॉस्ट रिड्यूस होती है. एक्सपेंसिव मशीनरी कैन बी परचेज, सो देर आर लेस लाइकलीहुड ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग बिजी पीरियड. बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन सिस्टम एज वेल. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑफिस सिस्टम जो एक डिपार्टमेंट को सूट कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी सूट करे. सेकेंड, लेस स्कोप ऑफ जॉब इनरिचमेंट है, मीन्स लैक ऑफ वैरायटी है. आपके पास आपको स्पेशलाइज स्टाफ चूँकि हायर करते हैं तो एक ही टास्क आपको बार बार परफॉर्म करना है, विच मेक द वर्कर बोर्ड. जबकि स्मॉल ब्रांचेस में एक पर्सन के पास काफ़ी डिफरेंट टाइप का टास्क होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो वो एक ही पर्सन से काफ़ी से काम लेते हैं. सो इन दैट केस दे हैव द एडवांटेज ऑफ जॉब इनरिचमेंट. रिजिड प्रोसीजर्स हैं. देर माइट बी इंक्रीज इन पेपर वर्क में इजाफा हो सकता है, माइट बी, इट इज़ नॉट मस्ट बी. अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करें, दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर द टास्क टू बी कैरिड आउट सेंट्रली, कि आप वो वेट करेंगे जब तक सेंट्रली वो टास्क कैरिड आउट नहीं होगा आप आगे नहीं चल सकते, ऐसा नहीं है. नो रिलायंस ऑन हेड ऑफिस. लोकल ऑफिस आर मोर सेल्फ सफिशिएंट. इनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, इन्होंने अपने डिसीजन खुद लेने. दे डोंट हैव टू वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द हेड ऑफिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई सिस्टम फॉल्ट हेड ऑफिस में अगर हो भी जाती है तो उसका कोई इफेक्ट लोकल ऑफिस में नहीं होगा. प्रोसीजर जो है अकॉर्डिंग टू द लोकल ऑफिस नीड जो है वो टेलर्ड किए जाएंगे, यानी लोकल ऑफिस की ज़रूरत के मुताबिक प्रोसीजर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं. डिसीजंस आर मेड बाय पीपल जिनको ज़्यादा बेहतर नॉलेज है अबाउट द लोकल लोकेशन, लोकल सिचुएशन, यानी उस एरिया के लोगों की बाइंग पावर कितनी है, तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया जाए कि वो लोग अफोर्ड कर सकें. क्विक डिसीजन, कोई ज़रूरत नहीं है अप्रूवल की, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऑटोनमी पावर, इख्तियार दे दिया जाता है लोकल ऑफिस को कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और ये सारे डिसीजन उनका खुद लेना उन्हें मोटिवेट भी करता है. जॉब इनरिचमेंट पॉसिबल है क्योंकि मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जूनियर मैनेजर के लिए कि वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है.
अपार्ट फ्रॉम दिस, जब लोकल मैनेजर जो है स्मॉल टाइप और मीडियम टाइप के डिसीजन ले लेते हैं, तो इन दैट केस टॉप मैनेजर्स आर फ्री टू फोकस ऑन द मैटर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. नाउ विल कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस. आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एंटिटी पे. कितने लार्ज स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, मीडियम स्केल बिजनेस है, इसी हिसाब से उसका ऑफिस का स्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाता है. टाइप ऑफ वर्क इट डज. टाइप ऑफ वर्क इट डज में मीन्स के जो बिजनेस है, द बिजनेस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस, और बिजनेस है आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड करने का. इस बेस पे भी जो ऑफिस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा है कितने कम है. एंड वेदर एक्सपोर्टिंग और नॉट, मीन्स कि आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो लोकल बिजनेस की अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, जबकि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसके हवाले से कुछ डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं. लाइक इफ़ यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ लोकल कस्टमर, इट इज़ ईजी टू परस्यू देम, और उनसे पैसे रिसीव करने के हवाले से जो भी लॉ की इम्प्लीकेशंस हैं उनके हवाले से आप वेल अवेयर हैं. बट इन केस ऑफ गुड्स सेलिंग टू एन फॉरेन कस्टमर ऑन क्रेडिट, इन दैट केस बहुत से और प्रोसीजर्स को आपने कंसिडर करना होता है टू मेक श्योर दैट कि पेमेंट आपको टाइम पे मिल जाए. तो इस सिलसिले में लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह अरेंज किया जाता है. नाउ इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. दिस इज़ अ वे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कि एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है चार्ट की सूरत में. ड्यूटीज़ किसकी क्या है, किसके क्या फंक्शंस हैं, वो चार्ट की सूरत में मेंशन कर दिया जाता है, ताकि एक न्यू एम्प्लॉय जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि किस सिचुएशन में उसे किस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करना है. सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ शोइंग डिफरेंट रूल्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या रिलेशनशिप है, किसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से बताई जा सकती हैं, और ये उसको एक्सप्रेस करने का बताने का ट्रेडिशनल वे है. Organizational chart are simplified and standardized ways of showing units into which organization is divided. यानी कितने इसके फंक्शंस हैं, सेल्स फंक्शन, परचेज फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन एंड सो ऑन. हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग चैनल क्या है, किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करनी है, रिपोर्ट किसको करनी है. लाइक हु हैज़ टू रिपोर्ट टू द functional manager or the general manager about what matter. The structure of authority, responsibility and delegation, ये सब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बताए जाते हैं कि किस पर्सन की, किस मैनेजर की क्या अथॉरिटीज़ हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. प्रॉब्लम इन दीज एरियाज, जैसे कि लॉन्ग टाइम इन कम्युनिकेशन, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, ये सब इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से अंडरस्टैंड हो सकता है. Now it is about a simple form of organization chart. कि simply organization chart आपके पास कैसा होगा. First of all, it is a board which has under it different functions like sale and marketing function, finance function, personal यानी HR department function, purchasing function and general administration. So this is said to be a simple form of organization chart, जिसमें बता दिया गया कि board is at the top और उसके अंदर ये different functions है. अब इन फंक्शंस के हवाले से जो भी मैनेजर्स होंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट अदर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन. सो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट इन्वॉल्व सेटिंग अप अ डिपार्टमेंट फॉर पीपल हु डू सिमिलर जॉब. जैसे कि सेल से रिलेटेड सारे फंक्शन जो हैं वो सेल डिपार्टमेंट में परफॉर्म किए जाएंगे. परचेज से रिलेटेड सारे फंक्शन परचेज डिपार्टमेंट में. फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, प्राइमरी फंक्शन माइट बी, क्या क्या प्राइमरी फंक्शन एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो सकते हैं. प्रोडक्शन करना, गुड्स प्रोड्यूस करना, सेल्स करना, फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग. अब ज़रा ज़्यादा डिटेल से देख लेते हैं कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर डिफरेंट मैनेजर्स हैं. मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. समटाइम आप क्या करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप रिसर्च करते हैं कि पब्लिक या कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तैयार भी हैं, या फिर वो प्रोडक्ट में किस किस्म की फ़ीचर्स चाहते हैं. पर्सनल डिपार्टमेंट यानी HR डिपार्टमेंट, जिनका काम हायरिंग एंड फायरिंग है. एडमिन डिपार्टमेंट,
एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट। जनरल मैनेजर के हवाले से बात करें तो GM विल कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द अदर मैनेजर। क्या काम है इसका? कोऑर्डिनेट करना वर्क ऑफ अदर मैनेजर। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द इफेक्टिव रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजर के हवाले से बात करें, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या जो है वो शामिल है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या इनके अंडर काम करने वालों में सेल्स मैनेजर हैं, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, ऑर्डर एंड शिपिंग असिस्टेंट। मींस डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के जो है वो एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं जिनके फंक्शंस डिफरेंट बताए जाते हैं। एक सेल्स मैनेजर का फंक्शन जो है ना वो सेल्स क्रिएट करना है। एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का फंक्शन डिमांड क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट भी कर लेते हैं तो जब तक आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इनटू डिफरेंट एरिया, आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी। लाइक यू हैव सीन सम एडवर्टाइजमेंट इन टीवी और इन न्यूज़पेपर। सो आप उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, लाइक वो लेज चिप्स की कोई नई फॉर्म है, नया कोई उसका फ्लेवर है, उसके मतलब एडवर्टाइजमेंट हुई, यू गो टू द नियर मार्केट और वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसी सूरत में कंपनी की सेल में तो इजाफा नहीं हुआ। बावजूद इसके फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, डिमांड क्रिएट हुई, लेकिन गुड्स के डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में सेल्स नहीं हो सकी। सो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। समटाइम जो है वो ऑर्डर्स अपने ऑर्डर्स मैन को भेजकर ऑर्डर लिए जाते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में जाके। ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट, भाई आपके पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट हायर किए जा सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव हायर किए जा सकते हैं। सो ऑल दीज टाइप ऑफ मैनेजर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। फंक्शन यानी क्या क्या रोल इन्होंने परफॉर्म करने हैं। इन्होंने सबसे पहले रिसर्च करनी है, कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एडवर्टाइजमेंट इनके इसमें फंक्शन में शामिल है, काम में। वो पहले हमने बात की थी कि कौन कौन पर्सन उनके अंडर काम करते हैं। अब ओवरऑल इस मार्केटिंग फंक्शन में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं उसकी बात है। सेल्स प्रमोशन, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। एंड देन फिर आपके पास पब्लिक रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंटेशन, कि यानी आपके पास जब ऑर्डर आया तो आपने ऑर्डर रिसीव किया, उसको डॉक्यूमेंटाइज किया, फिर उसके बाद आपने गुड्स जो है डिस्पैच करने के लिए एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया एंड सो ऑन। तो ये सब आपके पास फंक्शन है जो कि परफॉर्म करने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने। अब हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिसमें हेड जो है वो है फाइनेंस मैनेजर एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs पर्पस, बट एक जनरल आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई फंक्शन इंक्लूड इशूइंग इनवॉइस। अच्छा, एक प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब प्रोडक्ट की डिमांड आती है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तो फैक्ट्री से जो मटेरियल है डिमांड किया जाता है फ्रॉम स्टोर। स्टोर से डिमांड करते हैं फैक्ट्री वाले कि उन्हें मटेरियल चाहिए। फ्रॉम फैक्ट्री डिमांड आती है स्टोर को कि मटेरियल उन्हें इशू किया जाए। अब अगर स्टोर डिपार्टमेंट में मटेरियल है तो वो इशू कर देंगे, नहीं है तो वो फिर आगे परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वायर करेंगे कि इतना मटेरियल हमें चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट वाले सप्लायर को ऑर्डर करेंगे कि ये हमें मटेरियल, सर्टन मटेरियल, और ये वो सप्लायर होंगे जिन्हें पहले से सेलेक्ट किया हुआ कि इन सप्लायर से हमने ख़रीदना है। इनको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा कि आपसे हमने चीज़ें ख़रीदनी है तो आप ये चीज़ें हमें भिजवा दें। सप्लायर अब क्या करेगा? गुड्स डिलीवर करेगा। गुड्स डिलीवर करने के साथ वो एक डिस्पैच नोट या डिलीवरी नोट भी भेजेगा जिसमें वो डिटेल बताएगा कि उसने क्या क्या आइटम हमें भेजी हैं। हम गुड रिसीव करेंगे, वो डिलीवरी नोट को साइन करेंगे। साइन करेंगे जब डिलीवरी नोट, तो वो वापस चला जाएगा सप्लायर के पास। नाउ इट इज़ अ प्रूफ इन द हैंड ऑफ सप्लायर कि गुड्स आपको मिल चुकी हैं। तो अब आपसे वो डिमांड करेगा पेमेंट की। ये जो डिमांड फॉर पेमेंट है ये कहलाती है इनवॉइस। ठीक है। तो सेम इसी तरह अगर कस्टमर आपसे चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो जब आप चीज़ें उन्हें पहुंचा देते हैं तो उसके बाद आप उनसे डिमांड फॉर पेमेंट करते हैं, दैट इज सेट टू बी इशूइंग इनवॉइस। क्रेडिट नोट, अगर कस्टमर कोई चीज़ें आपको वापस कर देते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। एंड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग मनी इन्वॉल्व पेइंग बाय द
चेक इन रिकॉर्डिंग मनी आउटवर्ड, ये स्टेटमेंट जिसमें आपके पास कितने पैसे आपने रिसीव किए, कितने पैसे पे किए, ये सब रिकॉर्ड करना किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंस डिपार्टमेंट की। वेजेस, एक्सपेंसेस क्लेम, पैटी एक्सपेंसेस क्लेम, ये सब आपके पास इसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में आते हैं। प्रोड्यूसिंग कंपनीज अकाउंट, ये इनका फंक्शन में शामिल है। कॉस्टिंग करना मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है। प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर की, जिसे इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजर है मे हैव द स्टाफ, अब इनके अंडर कौन सा स्टाफ काम करता है? वो है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चीफ कैशियर, असिस्टेंट फॉर वेजेस, कॉस्टिंग लेजर एंड क्रेडिट कंट्रोल। ये सब आपके पास इनके एम्प्लॉयज़ हैं कि जो इनके अंडर काम करते हैं। नाउ आई विल कंसिडर द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल है। इक्विपमेंट मेंटेन करने का, ऑब्वियसली आपके पास इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, एंड टाइम टू टाइम इट रिक्वायर मेंटेनेंस और रिपेयर, तो उसके लिए भी प्रोडक्शन मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी कंट्रोल, कि गुड्स किस क्वालिटी की प्रोड्यूस की जा रही हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारे पास हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री अपने पास होल्ड की जाए, मिनिमम कितनी इन्वेंट्री अपने पास होल्ड की जाए। इसके अलावा भी आपके पास और डिसीजन है जो आगे MA2 और F2 में आप पढ़ेंगे, लाइक कितने यूनिट एक ऑर्डर में मंगवाएं। आपको एक साल में 50,000 यूनिट परचेज करने हैं, तो आपके लिए क्या फिजिबल है कि कराची से सामान मंगवा रहे हैं, एक ऑर्डर में आप कितने यूनिट्स परचेज करेंगे। सो इस किस्म के डिसीजन इन्वेंट्री कंट्रोल में आते हैं। देन है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन को प्लान करना कि किस किस टाइम पीरियड में कितनी कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस की जाएगी। वर्क स्टडी, प्रोडक्शन कंट्रोल, स्टोर कंट्रोल एंड डिस्पैच, मींस प्रोडक्शन के हवाले से, स्टोर के हवाले से एंड डिस्पैच करने के हवाले से कंट्रोल। अब इनके अंदर जो स्टाफ आता है, दिस इज सेट टू बी वर्क मैनेजर, इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, मतलब नक्शा नवीस जो नक्शे बनाते हैं, क्योंकि हम हर किस्म की बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ड्राफ्टमैन आर नेसेसरी। प्रोडक्शन प्लानर, सुपरवाइजर, स्टोर स्टाफ, फैक्ट्री ऑपरेटिव एंड डिस्पैच असिस्टेंट। नाउ हम बात करते हैं अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करना न्यू प्रोडक्ट की, कि न्यू प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसे कैसे डेवलप होना चाहिए, उसको टेस्ट भी किया जाना चाहिए कि जिस पर्पज़ के लिए वो प्रोड्यूस की जा रही है क्या वो उस पर्पज़ को फुलफ़िल भी कर रही है नहीं। टाइप ऑफ स्टाफ जो इनको ज़रूरत है, उसमें आपके पास नीडेड डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री की बेस पे कि किस टाइप की इंडस्ट्री है। लाइक एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आपके पास रिसर्च है, या आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनी में या पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं, या इनोवेटिव किस्म की प्रोडक्ट लॉन्च करने के सिलसिले में जो रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं, वो सब डिफरेंट होंगी। लेकिन फिर भी टिपिकली इसमें डिज़ाइनर एंड इंजीनियर शामिल हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, अब ये बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्रूटमेंट, लोगों को हायर करना, सिलेक्शन एंड इंडक्शन ऑफ स्टाफ, मींस कि अगर बहुत से लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उनमें से स्टाफ को सिलेक्ट करना, पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग, जो एम्प्लॉयज़ आपने रखे हैं उनके मुतालिक रिकॉर्ड कीपिंग, कब उन्होंने ज्वाइन किया, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनका रेट ऑफ पे है या सैलरी है। स्टाफ अप्रेजल, टाइम टू टाइम उन्हें चेक करना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सैलरी ग्रेडिंग स्कीम, कि आपके पास किस ग्रेड के एम्प्लॉय की क्या सैलरी होंगी। डिसमिसल एंड रिडेंसीज, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिसमिसल का मतलब है कि आप किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को निकाल देते हैं जॉब से, किस वजह से कि इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू योर स्टैंडर्ड, वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन रिडेंसी ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना छोड़ देते हैं, इन दैट केस वो एम्प्लॉयज़ आपके लिए यूज़लेस हो गए और आपको उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। इसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं है, उसके काम का कोई मसला नहीं है, सो दैट इज़ वजह से रिडेंडेंट कर दिया जाए तो वो रिडेंसीज कहलाता है। ट्रेनिंग, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना ताकि वो इन्वायरमेंट में जल्दी सेटल हो जाएं। वेलफेयर, इंडस्ट्री रिलेशन, और इस स्टाफ में क्या क्या शामिल है, ट्रेनिंग ऑफिसर शामिल हैं, वेलफेयर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, कैंटीन स्टाफ, ये सब इसमें शामिल है। नाउ इट इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर,
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल अफेयर्स। लीगल अफेयर्स क्या हो सकते हैं कि सम टाइम आप अपने कस्टमर को गुड क्रेडिट पे सेल करते हैं, यू हैव टू रिसीव अ सर्टन अमाउंट फ्रॉम देम। अब क्या है कि आपका कस्टमर अगर आपसे आर्गूमेंट में है, वो ये कहता है नहीं मुझे ये नहीं, एक डिफरेंट अमाउंट पे करनी है, देन इन दैट केस इट माइट बी पॉसिबल टू टेक दैट मैटर इनटू द कोर्ट। अब कोर्ट में लेके जाएंगे तो हमारी लीगल कॉस्ट खर्च होगी। तो इस तरह प्रैक्टिस में, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिस में बहुत कॉमन बात है कि या तो इन्हें अपने पैसे रिसीव करने के लिए किसी पे मुकदमा करना पड़ता है, या समटाइम इन पे जो है कोई सू कर देता है। तो उसको डील करने के लिए सम लीगल एक्सपेंसेस खर्च किए जाते हैं, कुछ लीगल अफेयर्स मैनेज किए जाते हैं। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। शेयर होल्डर से डील करना कंपनी के बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज मीटिंग, कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ऑफिस प्लानिंग, और इसमें स्टाफ में आपके पास क्या क्या शामिल है, क्लीनर, केयर टेकर, ये सब इसमें शामिल। कंप्यूटर सर्विस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिज़ाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, आइडेंटिफाई करना कि फ्यूचर में क्या नीड होगी कंप्यूटराइजेशन की। स्टाफ में आपके पास एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डाटा प्रिपरेशन ऑपरेटर इंक्लूड है। Now it is about policy manual. Policy manual ensure that all personnel follow procedures and best practice, and there must be an authorization policy to purchase non-current asset. यानी अगर आपने नॉन करंट एसेट परचेज करने हैं तो उसकी भी कोई पॉलिसी होगी, कोई ऑथराइज करेगा, कोई एक सर्टन अथॉरिटी होगी जो कि आपको ऑथराइज करेगी कि अगर ये पर्सन ऑथराइज करता है तो नॉन करंट एसेट खरीदे जाएंगे। प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग सप्लायर, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई नई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, आप सारे सप्लायर्स को लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब वो सर्टन प्रोडक्ट वो किस रेट पे भेजेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस, और डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, वो सब चीज़ें। फिर डिफरेंट सप्लायर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद आप कंसिडर ये करते हैं कि इनमें से कौन से सप्लायर आपके लिए बेटर हैं। सिर्फ एक सप्लायर नहीं सिलेक्ट किया जाता, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू माइट नीड अनदर पर्सन, सो दैट इज़ वाई कुछ सप्लायर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो उनका प्रोसीजर वो भी पॉलिसी मैनुअल में है। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर एंड बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी कम्युनिकेटेड ओरली, वो ओरली भी कम्युनिकेट की जा सकती है। पॉलिसी मैनुअल इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय, राइट। सो बिफोर गोइंग टू द ऑफिस साइड, इनसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उन्हें कंसिडर कर लेते हैं। सो अभी हमने पढ़ा अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी कैरिड आउट बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में से सबसे कम काम कौन सा कर सकता है। अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ पेबल, पेबल्स को पेमेंट करना उनके फंक्शन में शामिल है। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू बी पेड, कितनी वेजेस कितनी सैलरी पे करनी है, दिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। प्रिपरेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, ये भी इनकी ड्यूटीज़ में शामिल है। सिर्फ डिस्पैच करना गुड्स टू ऑफ कस्टमर ऑर्डर, दिस इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर स्टाफ की ये ड्यूटी है। नाउ इट इज़ अबाउट पॉलिसी मैनुअल और ऑफिस मैनुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस मैनुअल इज़ नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। They are particularly useful for dealing with out of out of the ordinary situation. रिमेंबर, पॉलिसी मैनुअल्स बनाए जाते हैं ताकि प्रोसीजर सेट किया जा सकें। कोई नॉन करंट एसेट्स खरीदने का प्रोसीजर हो वो सेट किया जा सके। वो ट्रांजैक्शन जो मोस्ट ऑफन बिजनेस में होती हैं उनके हवाले से प्रोसीजर सेट किए जाते हैं। स्टाफ को ट्रेन कैसे किया जाना है ताकि स्टाफ जो है एनवायरनमेंट में सेटल हो सके। सो दीज आर टू बी मैंशन, दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू बी मैंशन इन ऑफिस मैनुअल। सो इसलिए पहला ही ऑप्शन आपके पास नॉट करेक्ट में आ जाता है कि ये कह रहे हैं दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डीलिंग विद आउट ऑफ द ऑर्डनरी सिचुएशन। ऑर्डनरी सिचुएशन से हट के किसी मामले को डील करना हो तो वो रूल्स इसमें लिखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो रूटीन के मामलात हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को परचेज़ करने का क्या प्रोसीजर है, सेल करने का क्या प्रोसीजर है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने का क्या प्रोसीजर है, जो नॉर्मल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें बार बार अकर होती हैं उनकी प्रोसीजर्स तय किए जाते हैं ऑफिस मैनुअल में। सो फर्स्ट इज़ नॉट, बाकी अगले भी देख लेते हैं। दे कैन बी यूज टू चेक द करेक्ट प्रोसीजर इन cases of doubt।
आपके पास जहाँ पे आपको प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके हवाले से डाउट है कि वो सही नहीं है, तो आप ऑफिस मैनुअल या पॉलिसी मैनुअल से देख के उसे चेक कर सकते हैं। दे कैन बी यूज टू हेल्प विद द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, बिल्कुल न्यू स्टाफ को ट्रेन करने के लिए ताकि इन्वायरमेंट में सेटल हो सकें, क्या वे आउट अडॉप्ट करना चाहिए, ये भी ऑफिस मैनुअल या पॉलिसी मैनुअल में होगा। दे हेल्प टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, तो चूँकि प्रोसीजर डिफाइन है तो उस प्रोसीजर की मदद से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी हासिल की जा सकती है। Now, which of the following is a disadvantage of office manual और policy manual? डिसएडवांटेज इसका यही हो सकता है कि आपके पास जो नॉर्मल एक्टिविटी से हटकर कोई एक्टिविटी अराइज होती है तो उसको कैसे डील करेंगे, ये ऑफिस मैनुअल में नहीं होगा। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी। सो अगेन द फर्स्ट वन इज़ आवर डिसएडवांटेज, क्योंकि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन आप करते हैं इंस्ट्रक्शन की, इसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये कि आपके पास कोई नए किस्म के सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं तो आपके पास उनको डील करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, आपने स्ट्रिक्टली वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो आपके पास रूटीन मैटर्स के हवाले से पॉलिसी मैनुअल में लिखी हुई है। सेकेंड लेकिन देख लेते हैं, द क्वालिटी ऑफ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर इज रिड्यूस्ड, इररेलेवेंट, दे क्रिएट ब्यूरोक्रेसी एंड डीमोटिवेट स्टाफ, कह सकते हैं, लेकिन समटाइम आपके पास मोर देन वन आंसर होते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन शुड बी सिलेक्टेड, तो वो आपके पास फर्स्ट वन ये कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रक्शंस की इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है। दे डू नॉट फैसिलिटेट द इंडक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, तो इंडक्शन एंड ट्रेनिंग तो आपके पास एचआर डिपार्टमेंट का काम है, उसमें पॉलिसी मैनुअल के हवाले से बात नहीं है। दूसरी बात ये ट्रेनिंग कैसे की जाती है ये बात तो पॉलिसी मैनुअल में लिखी होगी, सो ये फैसिलिटेट करते हैं ताकि ना फैसिलिटेट करें, सो दिस इज़ नॉट सेट टू बी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द पॉलिसी मैनुअल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? Policies should be in place to deal with the authorization of purchase of fixed asset. Employees will need to know where to find the policy manual to refer but need not to have read it. तब उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द पॉलिसी मैनुअल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास पहली स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि पॉलिसी शुड बी इन प्लेस, होनी चाहिए इन प्लेस, टू डील विद ऑथराइजेशन ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ताकि आप नॉन करंट एसेट को परचेज करने के हवाले से जो भी ऑथराइजेशन का प्रोसीजर है वो जान सकें। सेकंड पॉइंट गलत है कि एम्प्लॉयज़ विल नीड टू नो वेयर टू फाइंड द पॉलिसी मैनुअल, कि कहाँ पे पॉलिसी मैनुअल है, लेकिन उसे रीड करने की ज़रूरत नहीं, अगर रीड नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। थर्ड, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द मैनुअल कैन लीड टू फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अभी हमने ऊपर देखा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मैनुअल में जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उन्हें फॉलो करते हैं तो अनयूजुअल किस्म के सर्कमस्टांसेस को डील नहीं किया जा सकता, सो दिस क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी। सो आपके पास क्वेश्चन क्या था, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द पॉलिसी मैनुअल, तो ये आपके पास 1 and 3 हैं, सो ऑप्शन वुड बी सी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के मुतालिक हमने बात की थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज अनट्रू। एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल समरी आपके पास बताती है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस कैसा है, कौन अथॉरिटी अबव है, कौन सी बिलो है। एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन अ बिजनेस, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि आपके पास जो भी कम्युनिकेशन के वे आउट हैं, किस अथॉरिटी ने किसको कम्युनिकेट करना है, ये चीज़ें OC से पता चल जाती हैं। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल विद इन द बिजनेस, आल्सो ट्रू, बिकॉज दे गेट टू नो हाउ टू परफॉर्म एंड वट टू परफॉर्म, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इट इज़ बी ट्रू। लास्ट वन, एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन नॉट इंडिकेट अथॉरिटी विद इन अ बिजनेस, ये बात गलत है, अथॉरिटी तो इंडिकेट करते हैं कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है, उसकी अथॉरिटी में क्या क्या है, फाइनेंस मैनेजर की अथॉरिटी में क्या क्या है, जैसे भी हमने कंसिडर किया था। अगेन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हवाले से मेंशन किया गया है, समटाइम आपको अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो पिक करना होता है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हायरिंग बिल्कुल है, फंक्शन है, फायरिंग भी है, अरेंजिंग ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ये भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का फंक्शन में शामिल है। पेइंग एम्प्लॉयज़ आपके पास कह सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है। Which of the following personnel in the organization would not be involved in the sale of goods on credit? अगर क्रेडिट पे गुड सेल कर रहे हैं तो कौन से मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होंगे?
सो स्टोर से आपके पास से गुड्स जाती हैं तो वेयर हाउस मैनेजर तो इन्वॉल्व होगा। क्रेडिट कंट्रोलर, इसके बारे में आगे हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करनी है, यू मस्ट नो कि उसे कितनी वैल्यू तक की गुड्स क्रेडिट पे सेल की जा सकती हैं। अकाउंटेंट भी इन्वॉल्व होगा। सेल करने के हवाले से परचेज लेजर कंट्रोलर इन्वॉल्व नहीं होगा। Centralized system, which of the following is an advantage of centralization? It helped to develop the skills of junior manager. स्किल्स ऑफ जूनियर मैनेजर डेवलप होती हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, जहाँ पे उन्हें डिफरेंट जो है वो जॉब रोटेशन होती है, जॉब मैनेजमेंट होती है, सो इट इज़ नॉट अ एडवांटेज। इट अवॉइड ओवर बर्डनिंग टॉप मैनेजर इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड एंड स्ट्रेस। सेंट्रलाइज सिस्टम में सीनियर मैनेजर को ज़्यादा चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं, लेकिन ओवर बर्डन होना एडवांटेज नहीं है। सीनियर मैनेजर कैन टेक अ वाइडर व्यू ऑफ प्रॉब्लम एंड कॉन्सिक्वेंसेज। दिस इज ट्रू, सीनियर मैनेजर को बेटर पता है प्रॉब्लम्स का भी और कॉन्सिक्वेंसेज का भी। सो दिस इज सेड टू बी द एडवांटेज। फोर्थ वन, लोकल फैक्टर्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग डिसीजन। आप लोकल फैक्टर्स को कंसिडर ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एडवांटेज नहीं कंसिडर किया जाता। सो दीज आर द MCQs अबाउट द सिलेबस पोर्शन जो आज हमने कवर किया। तो इसी तरह हमारे पास जो जो सिलेबस एरिया हम कवर करते जाएंगे उससे रिलेटेड किट्स में जो भी MCQs हैं उनको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि इस मटेरियल से रिलेटेड ये MCQs पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व आउट करना है। सो डू गिव योर फीडबैक। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर में कांटेक्ट होगा।